हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक, तो सेकेंड लेसन में हम लोगों ने अभी तक तो यही पढ़ा सिर्फ कि जो वर्गीकरण किया जा रहा था वो कितने प्रकार में उनको वर्गीकृत किया गया, कितने जगत में मतलब रखा गया। कई वैज्ञानिकों ने अपना मत कल दिया था और कल हमने आपको बताया था कि कौन कौन से वैज्ञानिक प्रेस्टर थे, अरस्तु हैं। उसके बाद दो जगह, 3 जगह, 4 जगह भी प्रणाली प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सब क्या हुआ, फेल्ड हो गया। उसके बाद हमारी 5वीं प्रणाली, पाँचवा मतलब द्विनाम पद्धति दिया गया, जिसको किसने दिया था? आर.एच. ब्यूटिकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने उसमें 5 जगत बनाया। कौन कौन सा? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई और प्लांट एनिमल, ये 5 जगत उन्होंने बनाया था। किसको बिल्कुल साइड में कर दिया था? वायरस को। उन्होंने अपने वर्ग में वायरस को कोई प्लेस नहीं दिया था, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं मोनेरा जगत क्या होता है। आज हम लोग मोनेरा जगत को कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोनेरा जगत होता है वो प्रोकैरियोट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनके जो जीवाणु होते हैं, मोनेरा जगत में जितने भी जीवाणु आते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आखिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, तो दोनों में अंतर क्या पाया जाता है? क्यों प्रोकैरियोट कहा जाता है और क्यों किसी में यूकैरियोट कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जिनमें केंद्रक बिल्कुल, ये कह लो कि केंद्रक विहीन कोशिकाएं जितनी भी होती हैं वो सभी हमारी प्रोकैरियोट कोशिका के अंतर्गत आती हैं। और जिनमें केंद्रक पाया जाता है, सत्य के रूप में सत्यापित केंद्रक पाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? यूकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं वो मोनेरा जगत के जितने भी जीवाणु होते हैं उनके अंदर वो पाई जाती हैं। कह रहा है कि जो एक कोशिकी है, एक कोशिकी जो सेल होती है, एक कोशिकी जो जीव होते हैं, या फिर कह लो प्रोकैरियोट जो कोशिका होती हैं, उनके जगत में, उनका जो जगत बनाया गया है, उनके जगत में अधिकांश जीवधारी क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते हैं। असीमीय केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब उसमें बस 9 के बराबर कलो कि केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका युक्त होते हैं, मतलब उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा अत्यंत सरल होते हैं। चलो कि वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल साधारण होते हैं। उसमें दे भी दिया है कि आपके कौन कौन से इस प्रकार के बैक्टीरिया आएंगे जो बिल्कुल केंद्रक विहीन होंगे, जिनके अंदर एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय केंद्रक पाए जाएंगे, या एक कोशिकीय कोशिकाएं उपस्थित होंगी, या फिर उनको किस जगत, तो आप जानते हैं कि मोनेरा जगत में ही उनको रखा गया है। अब उदाहरण हम देख लेते हैं। अभी कहते हैं कि सभी बैक्टीरिया जितने भी होते हैं सब इसी में आते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसमें पाए जाएंगे? तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा और कुछ एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारा मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया, जितने भी मतलब सूक्ष्म तो हो गए कि सूक्ष्म बैक्टीरिया तो इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और कुछ एक्टिनोमाइसीट्स, ये इतने मतलब बैक्टीरिया इस प्रकार के हैं जो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? मोनेरा जगत के अंतर्गत। और भी बहुत सारे हैं, बट मतलब जितने जनरली हम कहते थे कि जितने भी बैक्टीरिया थे वो हम मोनेरा में वैज्ञानिकों ने उसको व्यवस्थित कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ा दिया गया है कि जो जीवाणु होते हैं, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। इस वजह से उनको सूक्ष्म जैविकी के फादर भी बोले जाते हैं, ठीक। सूक्ष्म जैविकी के पिता भी उनको बोला जाता है। अब क्या
क्या जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या बिल्कुल सीधे होते हैं या फिर उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कई रूपों में परिवर्तित हो सकते हैं, उनके कई रूप होते हैं। वो कौन कौन से रूप होते हैं आपको यहाँ दे दिया गया है। बैक्टीरिया गोल भी होता है, अंडाकार भी होता है, वर्गाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी होता है। मतलब बैक्टीरिया को हम कई रूपों में देख सकते हैं। ठीक, उनके आकार मतलब कोई सुनिश्चित आकार उनका नहीं होता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि जो मोनेरा जगत ही है, जिन मोनेरा जगत में ही जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको भी वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब तो ये इनके भाग थे, एक भाग बना, अब यहाँ इनको प्रभागों में डिवाइड कर दिया गया। भाग के भी भाग हो गए, मतलब प्रभाग में वो बांट दिया गया। कौन कौन से चप्पटा तो बने, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और आर्किबैक्टीरिया में कौन से ऐसे जीव आएंगे जो आर्किबैक्टीरिया कहलाएंगे, ऐसे जीव जो अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल या करो कि उनसे भिन्न भी परिस्थितियाँ आ जाए। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कोई भी परिवर्तन, कोई भी मौसम सीजन चलना शुरू होता है तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया हर मौसम में अपने आप को परिवर्तित करके उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, वो क्या कहलाते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और यूबैक्टीरिया मतलब जो फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सकें, रसायन संश्लेषण क्रिया करें, स्वपोषी हों, परपोषी हों या फिर ग्राम पॉजिटिव। देखिए अब यहाँ भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये भी दो टाइप के बैक्टीरिया इधर भी होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को किस में रख दिया गया, यूबैक्टीरिया में रख दिया गया। ठीक, अब हम आर्कियोबैक्टीरिया का डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि इनके जीवाणुओं में क्या क्या चीजें ऐसा होंगी जो उपस्थित होंगी। अभी तक तो हम लोगों ने जान लिया कि ये किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और इनको क्या होगा कि इनकी सहने की जो इनकी क्षमता होंगी, जिस प्रकार की होंगी, उसी इन्वायरमेंट में ही ये अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब ये कहने को सीधे सीधे कह लेते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां पाने पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं इनकी कोशिका भी, किसकी कोशिका भी, आर्कियोबैक्टीरिया की जो शैलवाल की संरचना होती है, उनके जो जीवाणु होते हैं, अन्य जीवाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब उनकी जो शैलवाल होती है वो संरचना के हिसाब से, मतलब जिन जैसे जीवाणु होंगे उनके हिसाब से उनकी कोशिकाएं भी क्या होंगी, शैलवाल भी क्या होंगी, परिवर्तित होती रहेंगी। जो उन्हें इसी वजह से ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों, अब ये प्रतिकूल परिस्थितियां इनके लिए क्या क्या हो सकती हैं, लवणीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्या नाम है, लवण मृदा जो हैं पूरी तरह से दलदली टाइप के हों, लवणीय स्तर पर ही अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। गर्म झरनों में कभी कभी झरने से पानी गिरता है तो काफ़ी गर्म हो, वहाँ भी बैक्टीरिया पनपते हैं तो वो वहाँ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दलहनी फस्ट क्षेत्रों में, दलहनी मतलब यही ना दाल वाल जो होती हैं उस तरह के क्षेत्र जहाँ दाल वगैरह अधिक मात्रा में उगते हैं, अगर उस क्षेत्र में भी बैक्टीरिया हैं तो वो अपने आप को उसके हिसाब से जीवित रखने का उत्तरदायित्व बनाते हैं। उनका कह लो सीधे सीधे कि उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो उस प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आपका यूबैक्टीरिया क्या कर रहा है कि इन कोशिका में, इन जीवाणुओं में जो होती है उनकी लेयर, अब यहाँ देखिए ये इनकी जो शैलवाल होती है वो थिन वाल होती है, बिल्कुल पतली लेयर वाली होती है। और इनकी कोशिका जैसे क्या होती है, कठोर होती है, कशाभ युक्त होती है, मतलब फ्लैजिलेटेड होती है, उनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। इनके अंतर्गत कह रहे हैं कि इनके अंतर्गत जितने भी जीवाणु आते हैं, अभी हमने बता दिया कि वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे और ये रसायन संश्लेषण क्रिया करेंगे, स्वकोशी होंगे, परकोशी होंगे तथा ग्राम पॉजिटिव होंगे। इतने प्रकार के जीवाणु को रखा गया है यूबैक्टीरिया में। ठीक, अब देखिएगा नोट क्या कह रहा है,
कुछ नोट्स हमने आपको दिया है, ये नोट आपको क्या कह रहा है, दिख रहा होगा कि जो ग्राम ऋणात्मक, ग्राम निगेटिव, सीधे कह लेते हैं ग्राम निगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं एवं कह लो प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। मतलब जितने भी ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। इनमें संचित भोजन, किनमें, इस प्रकार के जीवाणुओं में संचित भोजन साइनोफाइसिन के रूप में पाया जाता है। मतलब इनके अंदर जो भी भोजन उपस्थित होते हैं उसका नाम क्या होता है, साइनोफाइसिन। साइनोफाइसिन के नाम के रूप में उन भोजन को आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। और हम लोग जानते हैं, अब तो यही जनरली जानते हैं कि कोई भोजन ले रहा है तो वो भोजन ही है, लेकिन अब यहाँ क्या है कि साइनोफाइसिन के रूप में पाया जाता है वो भोजन। कुछ साइनोबैक्टीरिया कह रहा है कि जो साइनो, आप जानते हैं ना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है, तो वो जीवाणु ही तो करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो कह रहा है कि वो बैक्टीरिया किस टाइप के होंगे, कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं, कोई ऐसे जीवाणु होंगे ना, ओनली साइनोबैक्टीरिया में कहने से तो काम नहीं चल जाएगा, तो हमने यहाँ दे दिया है ऑस्मिटोरिया, नास्टॉक तथा एनाविना। कौन कौन साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले, ऑस्मिटोरिया, नास्टॉक, एनाविना, ये इस प्रकार के जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो किण्वन करके नाइट्राइट को नाइट्रेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि जीवाणु के जो आर्थिक महत्व होते हैं, जीवाणुओं के जो आर्थिक महत्व होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, मतलब जीवाणु किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, वो किस प्रकार से अपने आप को उस मृदा में एडजस्ट करेगा, यही तो उनके आर्थिक महत्व है ना। डेली के वो जो भी डे बाय डे करेंगे व्यायाम, वो सभी कह रहे हैं कि जीवाणु द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण संपन्न होता है, मतलब बैक्टीरिया के ही द्वारा। तो यहाँ से नोट से तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरिया होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनमें से साइनोबैक्टीरिया जो होंगे वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो अब इन साइनोबैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है उसको भी तो हम लोग जानेंगे। कह रहे हैं कि जीवाणुओं द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब संपन्न होता है तो उस टाइम ऑस्मिटोरिया, नास्टॉक, हरित लवक और एनाविना, कुछ जीवाणु पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये पूरी टाइम मतलब हमेशा ये उसी मृदा में ही पाए जाते हैं और पूरी तरह से फ्री स्टेज, फ्री अवस्था में ये वहाँ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन कौन, ऑस्मिटोरिया, नास्टॉक, हरित लवक और एनाविना कहाँ होते हैं, ये पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु हैं। विद एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एजोटोबैक्टर आदि, तथा कह रहे हैं कि एजोटोबैक्टर और भी आदि इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की, कहाँ, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में तथा उनकी गांठों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों की गांठों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ सहजीवी आ गया एक पॉइंट आपका, ये सहजीवी होता क्या है, सहजीवी क्या उनकी वो गांठों में रह करके उनसे पोषक पदार्थ करेगी और उनको कुछ हानि पहुंचाएगी, नहीं। सहजीवी मतलब साथ साथ वो रहते हैं, ना तो उनको हानि होगी और ना बैक्टीरिया को हानि होगी। जो भी बैक्टीरिया सहजीवी साथ साथ रह करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो दोनों को बेनिफिट हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि कितने पौधे की जड़ों में क्या होते हैं कि
कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं, उस पौधे से पूरी तरह से पोषक वगैरह प्राप्त कर लेते हैं और उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तो वो पौधे खराब हो जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं, एजिटोबैक्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, तरह लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की गांठों में, पादपों की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। सहजीवी साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम, मतलब राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम जो होते हैं वो नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु नाइट्रेट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अभी हमने कहा ना कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं उनका कार्य होता है। कह रहा है ना कि लेग्यूमिनेशियम मतलब राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम जो होते हैं वो नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु जो होते हैं उनको क्या करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने में हेल्प करते हैं। अभी आप देखे होंगे, अभी तो जड़ों की बात हो गई, ठीक है, जड़ों में भी पौधे कई इस प्रकार के देखे होंगे ना, अभी तो बैगन में भी लग जाते हैं कीड़े, इस प्रकार से बहुत सारे पौधे में कीड़े लग जाते हैं और वो पौधे क्या होते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं ना, तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर वही बैक्टीरिया नहीं होते तो वो पौधा पूरी तरह से क्या होता है, सूख जाता है। तो आपका दूध है, दूध में भी आप देखे होंगे कि कुछ टाइम के लिए अगर आप दूध छोड़ दीजिए, और गर्मी में तो ज़्यादा ऐसा आपने देखा होगा कि वो दूध कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फट जाता है। तो क्यों फट जाता है, कोई रीजन होगा ना, उनमें बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि दूध को दही में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसके लिए भी तो कोई बैक्टीरिया इस प्रकार के होंगे जिसके कारण दूध क्या हो रहा है, आसानी से दही में चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो अब वो वाला स्टेज हम देख लेते हैं कि दूध में क्या पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन कौन, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जो लैक्टोज शर्करा का, उनमें पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, मतलब उनके अंदर भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। समझ में आया कि उनमें पाए जाने वाले, दूध में पाए जाने वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक हैं जीवाणु, अभी आपको जनरली मैं बता देती हूँ कि अगर आप दूध, कच्चा दूध ऐसे आ गया घर में, उसको काफ़ी टाइम तक आप ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे काफ़ी टाइम में मुश्किल से आप आधे घंटे ही रख दो, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप की मदद से अगर आप देखेंगे उसकी हेल्प से, तो आप पुनः दूध को पीने का नाम ले लेंगे। आपको देख के बहुत, और आप दही जमाते हो तो दही को भी जनरली आप वैसे ही देख लो तो भी आप दही नहीं खाओगे, ये कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं ना, फिर वो क्या होते हैं, अभी दही कुछ टाइम तक के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से अजीब गाज की तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, तो उनके बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके पूरी तरह से किण्वन की क्रिया उनके अंदर क्या नाम है, किण्वन ही करते, किण्वन की क्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण वो आसानी से दूध जो होता है इकट्ठा होकर के दही का रूप ले लेता है। ठीक, क्या देख लेते हैं, अब आपको ये बता दिया ना कि दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उनको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है एवं दही बनाता है, जिसके कारण दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है और दही के रूप में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, आर्थिक महत्व हो गया जीवाणुओं का। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। अभी तक तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जीवाणु क्या करेंगे, हमारा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, दूध को नष्ट होने से बचा भी सकते हैं ये सभी, और हमारे पेड़ पौधों को भी नष्ट होने से ये क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। कुछ होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, और कुछ इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो अब हम आगे देख लेते
हो तो शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा, पहले ही हम बोल देते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कुछ इस प्रकार के जीवाणु होंगे जो मनुष्य में, आप देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार के भी जीवाणु होते हैं जो मनुष्य में क्या करते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे निमोनिया, और क्या होता है, हैजा, और क्या होते हैं, तपेदी। ये सभी जीवाणु क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर एक नॉर्मल सा रोग उत्पन्न करेंगे, और जब उसका टाइम भी इलाज नहीं हो पाता है तो वो धीरे धीरे एक विशाल रोग के रूप में, एक विशाल डिजीज के रूप में क्या करते हैं वो, या एक विशाल डिजीज का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम इसको पॉइंट वाइज समझा देते हैं, जिसमें आप लोगों ने सुन लिया कि जो जीवाणु हानिकारक होते हैं वे कौन कौन होते हैं, वो कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकते हैं, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, तपेदी, पेचिस, ये इतने सारे जीवाणु रोगों को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं और आपको बुरी कंडीशन में भी डाल सकते हैं, मतलब वो आपको रोगों से ग्रसित भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने इसको देख लिया ना कि जो भी बैक्टीरिया है वो क्या क्या कर सकते हैं। जीवाणु, अब यहाँ से देख सकते हैं, हमने लिखा है जीवाणु मनुष्य में अनेक रोग, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, तपेदी, पेचिस उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे में कौन सा ऐसा जीवाणु है जो मोस्टली इस रोग के लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप बताइएगा कि कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो रोगों को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। पता तो होगा ये आपको, किसी भी जीवाणु का नाम बता दीजिए। जैसे कि अभी आप लोगों को सामने लिखा हुआ है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो जीवाणु होते हैं वो मनुष्य में कुंठ रोग को आसानी से उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जैसे में आपको एक और बता देते हैं कि एक और जीवाणु होते हैं जो निमोनिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए आप लोग जानते ही होंगे, टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। ये सभी इस प्रकार के जीवाणु हैं जो मनुष्य में क्या करते हैं, रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। अब आपको पौधे में ऐसा कौन सा जीवाणु होता है जो पौधे में रोगों को उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व उनका अपना, मतलब जो उनको भूमिका होती है वो निभाते हैं। जैसे कर लीजिए नींबू में आप देखे होंगे कि कभी कभी नींबू तो काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन उनके ऊपर पीले पीले से दाग टाइप संरचना हो जाते हैं और वो नींबू कुछ झुलझुलाए से आपको दिखने लगते हैं। तो उनमें पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं जैंथोमोनास सिट्री जो होते हैं वो नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न कर देते हैं। कौन से रोग? सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न कर देते हैं। आलू में एक सलय रोग होता है। आलू में आके सलय रोग उत्पन्न करने वाले कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? तो स्यूडोमोनास सोलेनोसिएस्टर ये हैं
वाले। कौन? स्यूडोमोनास सोलेनोसिएरम। यहाँ लिख देते हैं आपको नीचे, आलू में सलह रोग उत्पन्न करने वाले। कौन से बैक्टीरिया हैं? स्यूडोमोनास सोलेनोसिएरम। ठीक, ये आलू में किस रोग को उत्पन्न करते हैं? सलह रोग को। इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आसानी से रोगों को उत्पन्न करने में मदद कर देते हैं। चुपके से वो आते हैं। क्या बैक्टीरिया को देखा होगा क्या? अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो हमें कब प्रभावित करते हैं हमें खुद पता नहीं होगा। तो वो इस तरह से चुपके से आते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करके श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अनेक बीमारियों को क्या करते हैं? वो जन्म दे बैठते हैं। यहाँ देख लीजिए, कुछ जीवाणु पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे में आप जानेंगे कि जैंथोमोनास सिट्री नींबू में सिट्रस कैरेक्टर रोग उत्पन्न करता है। और आपको आलू का बताते हैं, आलू में शलय रोग होते हैं जो किस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं? स्यूडोमोनास सोलेनोसिएरम के द्वारा होते हैं। अब देखिएगा, हम आगे आपको पढ़ाए थे माइकोप्लाज्म। ये भी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। तो माइकोप्लाज्म टाइप का बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है? वो सबसे सरल होता है और बिल्कुल सूक्ष्म होता है। बिल्कुल सूक्ष्म होता है, जिनको हम प्रोकैरियोट जीव में रखते हैं। ठीक, इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो रहित होती हैं, कोशिका नहीं होती है, कोशिका नहीं पाई, जो ऑक्सीजन के बिना भी अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। कौन? माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन के बगैर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। ये रोग जनक जीव होते हैं। ये रोगों को उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो ये रोग जनक जीव हैं जिनको हम पीपी येलो के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, न्यूमोनिया है, इसलिए ये न्यूमोनिया से जुड़े हुए रोगों को क्या करेंगे? ये उत्पन्न करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।